के साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर CBT 2। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 8 सेट्स, है ना। अगर आपने 8 सेट वो नहीं देखे हैं तो वो देखना चाहिए आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं 9 सेट का पहला क्वेश्चन। व्हेन ए सेलर जंप्स आउट ऑफ रो बोट द boat moves backward. This is an example of which law of motion? Newton's first law, law of inertia, Newton's second law या Newton's third law? ठीक है, तो पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा। आप एक कॉपी लेके बैठ जाइए, उसमें नोट डाउन करते रहिए कि आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, या फिर खुद से कीजिए। पहले ABC जो भी ऑप्शन है आपके उसको लिख लीजिए और लास्ट में देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस गलत या कितने सही हुए। ठीक है, तो जब कोई सेलर जो है बोट से जंप आउट होता है, माने बाहर निकलता है जंप, तो उसमें जो बोट उसको क्या करता है, ठीक है, वो बोट को पीछे की तरफ धकेलता है और बोट उसको आगे की तरफ धकेलता है। तो ये कौन सा लॉ है? तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज़ पे होते हैं। जैसे ही उसने क्या किया, बोट को पीछे धकेला तो बोट ने उसको क्या किया, आगे धकेला। तो ये जो एक्शन के साथ रिएक्शन हो रहा है ये दो अलग अलग बॉडी पे हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि न्यूटन्स का जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Substances that are broken down by biological process are said to be reusable, non-biodegradable, non-reusable, biodegradable। ऐसे सब्सटेंस जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ब्रोकन डाउन होते हैं यानी टूटते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वो हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है बायोलॉजिकल प्रोसेस बोला है। कौन से ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होगा? ठीक है, तो डिग्रेड का मतलब होता है वही ब्रेक डाउन ऑफ सम सब्सटेंसेस। ठीक है, जब ऑर्गेनिक मैटर्स जो है वो अगर ब्रेक डाउन हो जाए, डिके हो जाए, डिकम्पोज हो जाए सिंपलर सब्सटेंसेज में, ठीक है, हार्म और वो सब्सटेंसेस जो है वो हार्मलेस होने चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे। ठीक है, और ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस डिके हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है हार्मलेस नेचुरल एलिमेंट में, उसको कराता कौन है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन? जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, अर्थवर्म है। ठीक है, ये सारे की वजह से क्या होता है, वो जो मटेरियल है या सब्सटेंस है वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है अर्थवर्म को देख करके अर्थवर्म को क्या बोला जाता है, किसका हेल्पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अर्थवर्म को जो है फार्मर का हेल्पर या फिर अर्थवर्म को, ठीक है, फार्मर अर्थवर्म को बेनिफिशियली माना जाता है क्योंकि वो खेत को क्या करना है, खेत में जो है खेत के हिसाब से जो है वो अर्थवर्म का होना वहाँ पे बेनिफिशियल होता है। ठीक है, वो एक्चुअली क्या करता है, वो थोड़ी बहुत प्लोइंग का, मिट्टी को ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे का मिट्टी ऊपर को, जिसकी वजह से उपजाऊ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कंडेंसेशन प्रोसेस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है? द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड टू फॉर्म ए लिक्विड, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम गैस फेजेस टू लिक्विड फेज, द ट्रांजिशन ऑफ गैस डायरेक्टली टू द सॉलिड फेज विदाउट through the liquid phase, the transition of solid directly to a gas without passing through the liquid phase। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन में होता क्या है? कंडेंसेशन में होता है सॉलिड जो गैसेस पार्टिकल है वो लिक्विड में चेंज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखे होंगे आप लोग। ठीक है, कि जब हम लोग कोई गरम गरम खाना हुआ या फिर सब्जी वगैरह हुआ, उसमें अगर कोई थाल वगैरह ढक देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग को थाल जब थोड़ी देर के बाद उठाइएगा, थाला जो थोड़ी देर के बाद उठाइएगा तो वहाँ पे वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स मिलता है। तो ये आया कहाँ से है? उस खाने में जो वाटर वेपर था वो राइज होता है और वो ठंडा होकर के क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। तो अगर गैसेज या वाटर वेपर अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रहा है, द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस।
कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फेज आता ही नहीं है बीच में। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल है कपूर। कपूर जो हम लोग जलाते हैं वो डायरेक्ट पहले सॉलिड रहता है, सॉलिड से डायरेक्ट धुआं बन जाता है, गैस बन जाता है, ठीक है। इसमें बीच में लिक्विड फेज नहीं आता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें लिक्विड सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस फेज में आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा इसका आंसर? केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को याद रखते हैं बाइकार्बोनेट से, बेकिंग बाइकार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग का बाई। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट दिया है। तो आप तो इस हिसाब से तो ये डी नंबर ऑप्शन मार के आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है पोटेशियम नहीं होता है, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट होगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, पोटेशियम नहीं बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम अलग है, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बात करें सोडियम क्लोराइड की तो NaCl जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं वो है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो चॉक है या फिर लाइमस्टोन है या फिर मार्बल है। फार्मूला याद रखना है CaCO3, ठीक है। तो डायरेक्ट बहुत बार पूछा भी जाता है कि लाइमस्टोन जो है उसका फार्मूला क्या है, या लाइमस्टोन में कितने कार्बन के एटम्स है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब बात करें पोटेशियम बाइकार्बोनेट की, तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का होता है KHCO3। ये किसके तौर पे यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे या फिर एंटा एसिड के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछ लेता कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एंटा एसिड, तो हम लोग बोलते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या फायर एक्सटिंग्विशर। तो क्वेश्चन से ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस निकाल रहे हैं हमारे। स्टडी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चेंजेस गिवन बिलो, फ्लोरिंग ऑफ बर्ड, कटिंग ऑफ ग्रास, एक्सपांशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ए नंबर क्या फिजिकल चेंज है या बी केमिकल चेंज है, या ए केमिकल चेंज है, बी फिजिकल चेंज है, या फिर ए रिवर्सिबल चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। ए रिवर्सिबल है, दोनों ही रिवर्सिबल है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सोचिए फ्लावरिंग ऑफ बर्ड जो है, माने बर्ड का जो फ्लावर में बदलना, ठीक है, कली का फ्लावर बनना, तो ये फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा या इरिवर्सिबल चेंज होगा। कटिंग ऑफ ग्रास, ग्रास का कटना, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, आयरन को जब हीट करते हैं तो उसका एक्सपांड होना, फिर उसके बाद बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये किस तरह का चेंजेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्लोरिंग ऑफ बर्ड, वो इरिवर्सिबल चेंज है, और कटिंग ऑफ ग्रास ये भी इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। मतलब ये है कि फ्लावर से बर्ड से अगर फ्लावर बन गया तो उसको वापस से फ्लावर से बर्ड नहीं बना सकते। ग्रास अगर कट गया है तो वापस से हम लोग उसमें नहीं ला सकते, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज वैसे जैसे कि एक्सपांशन ऑफ आयरन और हीटिंग, आयरन को गर्म करने से फैलता है, उसके बाद अगर वो ठंडा होगा तो फिर से वापस उसी स्टेज पे आ गया, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉयल करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, फिर भाप को ठंडा करेंगे तो वापस से वाटर बन जाएगा। तो ये एक तरह का रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। Which of the following symbols are were used to by Bohr to represent different electrons orbit in his atomic model? ABC, WXYZ, A, RSTUV, KLMNO, ठीक है। तो बोला गया कि बोहर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट को डिफाइन किया गया था या सिंबल्स दिए गए थे, ठीक है, वो कौन कौन सा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा KLMNO। तो एटॉमिक मॉडल में जो बोहर के द्वारा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को अलग अलग सिंबल्स दिया गया था वो KLMN दिया गया था, ठीक है। और अगर इसकी इसको अगर अल्फ़ाबेटिकली बात करें, अल्फ़ाबेटिकल नंबर के हिसाब से बात करें तो 1 2 3 4 दिया गया था, ठीक है। बात करें जैसे हम लोग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, मान लेते हैं K ऑर्बिट है या K सेल है, जिसका मतलब क्या होगा n बराबर 1 है,
ठीक है। उसी तरह से L अगर सेल है तो N बराबर 2 हो जाएगा, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है, KLMNO, ठीक है। और N1 का मतलब क्या है, या K शेल का मतलब ये इनर मोस्ट ऑर्बिट है, क्योंकि K से शुरुआत हो रहा है तो K इनर मोस्ट ऑर्बिट, उसके बाद वाला L ऑर्बिट है, और उसके बाद M ऑर्बिट में यानी इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर हैज़ ग्रेटर इनर्शिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम या मास। इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा या मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मास। इनर्शिया जो है पूरी तरह से वो मास पे डिपेंड करता है, कि मास अगर ज़्यादा होगा तो उसको उसका इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी जिस पोजीशन में, जिस स्टेट में है, उसका स्टेट को बदलना है, वो है इनर्शिया, ठीक है। तो ज़्यादा मास होगा तो उसका इनर्शिया को बदलने में, या उसका जो स्टेट है उसको बदलने में ज़्यादा आपको क्या लगना, उसके पास क्या होगा, ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। मास अगर ज़्यादा है तो यही चीज़ बोला गया कि न्यूटन्स का जो पहला लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट स्टेट, और स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। तो बोला गया कि न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है, वो जिस भी स्टेट में है उसका जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए आपको, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बोला गया कि द ग्रेटर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट द हार्डर इट इज़ चेंज इट्स करेंट स्टेट। तो बोला गया कि जितना ज़्यादा उसका मास होगा, आप उसका करेंट मोशन ऑफ स्टेट हो या फिर रेस्ट हो, उसको बदलने के लिए आपको ज़्यादा इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, फैदोमीटर। मिल्क का प्योरिटी मेज़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। थर्मोमीटर तो हमारा टेम्परेचर मेज़र करता है। थर्मोमीटर जो है एक तो टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी हो सकता है, यानी क्लिनिकल टेम्परेचर भी मेज़र करता है, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक है। फैदोमीटर की बात करें तो ये डेप्थ ऑफ द ओशियन मेज़र करता है, ठीक है। ओशियन का डेप्थ कितना है वो फैदोमीटर के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। Which of the following laws can be explained as an object remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force? Second law of motion, first law of motion, third law of motion या first law of thermodynamics, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। जब कि कोई बॉडी तब तक रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। Which of the following is an example of an object moving in uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए यहाँ पे कौन सा बेस्ट एग्जांपल है, ए बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ए पर्सन वॉकिंग ऑन ए साइड वॉक, ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ए कार ड्राइविंग स्ट्रेट ऑन हाईवे। कौन सा हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है सर्कुलर पाथ में और कांस्टेंट स्पीड के साथ, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसे सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करता है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि लाइमस्टोन का आपको कुछ दिया हुआ रहेगा, लाइमस्टोन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन का टूटना टू क्विक लाइम, लाइमस्टोन का टूट करके क्विक लाइम बनना एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडक्शन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लाइम स्टोन का टूट करके क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये किस तरह का एग्जांपल है, किस तरह का रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले थर्मल डिकम्पोजिशन को समझते। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक रिएक्टेंट टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही था, लाइमस्टोन सिंगल रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट दो बन रहे हैं।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, और लाइमस्टोन का जैसे हम लोगों ने बात की कि लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक है, और बन क्या रहा था? क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। तो जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और जो केमिकल बॉन्ड्स है उसको तोड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे लाइमस्टोन में लाइमस्टोन का डिकम्पोज होकर के क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ कि इंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट वो ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, या शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मटेरियल ऑफ द वायर। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी अंदरूनी वाला प्रॉपर्टी है, जो ये बतलाता है कि कितना उस उस वायर पे कितना स्ट्रेस दे सकते हैं कि वो उस स्ट्रेस को बिना ब्रेक किए हुए उस को झेल सकता है, उसी को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, जितना स्ट्रेस वो ब्रेक होने से पहले झेल सकता है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल का जो मटेरियल है उसी पे डिपेंड करता है, ना के लेंथ पे, ना के रेडियस पे, ना ही क्रॉस सेक्शन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज़ वेयर कन्वेक्शन इज द प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर? बॉइलिंग वाटर इन ए पोट, बेकिंग केक इन एन ओवन, हीटिंग रूम विथ ए स्पेस हीटर, रोस्टिंग मार्श मेलोज ओवर ए कैंप फायर। कन्वेक्शन का जो है वो कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफ़र का मेथड है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है उसका? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ए पोट। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि कन्वेक्शन में जो है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है, यानी नीचे का मॉलिक्यूल्स हीट होकर के ऊपर जाता है और ऊपर वाला ठंडा जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आता है। तो ये किस में होता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को बॉयल कर रहे होते हैं। इनसाइड ए बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, या साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, या ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्थ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बार मैग्नेट के इनसाइड में जो होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। ठीक है, अंदर में क्या होता है? अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और बाहर में जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ के पोल की तरफ। यहाँ पे देख भी सकते हैं, अंदर में जो है वो क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है। ठीक है, ताकि एक क्लोज लूप बन जाए। ठीक है, एक क्लोज लूप बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन एन आयोनिक बॉन्ड? इनमें से कौन सा है जो कि आयोनिक बॉन्ड बनाएगा? CH Cl3, NaCl, N2 या CH4? ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड के लिए ये ज़रूरी है कि आयंस का होना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो करके आयंस को दे सकता है या आयंस दे सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। ठीक है, तो Na की बात करें, Na की बात करें या Cl की बात करें, तो इस दोनों में ही ना एक इलेक्ट्रॉन का एक में कमी होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक जन दे सकता है। ठीक है, जैसे सोडियम की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, तो उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा तो उसके पास प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन एक ले सकता है स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस current plot for conducting wire in a straight line, the slope of these lines gives us current flowing through the wire, voltage across the wire, number of electrons in the wire, resistance of the wire। ठीक कर लिया होगा आपने। तो बोला गया कि अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में हम लोग अगर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो बोला गया कि स्लोप उसका क्या होगा? करंट होगा
वोल्टेज होगा, नंबर होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जो है वोल्टेज जो होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो हम लोग लिख लिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आएगा, उसी को अगर लिखना चाहे तो V इक्वल टू IR लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछा है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू V अपॉन I लिख सकते हैं। हम लोग जो जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो लिखते हैं dy अपॉन dx, माने एक्स एक्सिस में कौन सा चीज़ ले रहे हैं और वाई एक्सिस में कौन सा चीज़ ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस में करंट ले रहे हैं हम लोग, और वोल्टेज जो ले रहे हैं वो वाई एक्सिस में ले रहे हैं। तो V अपॉन आई जो आएगा वो रेजिस्टेंस के ही बराबर है होगा। ठीक है, स्लोप होता है हमेशा dy अपॉन dx। ठीक है, तो वोल्टेज अपॉन में करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज रोटेटिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। द वर्क डन इन ए कंप्लीट रेवोल्यूशन विल बी। ठीक है, तो बोला गया कि एक बॉडी है जिसका मास 100 ग्राम है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो वर्क डन कितना होगा कंप्लीट रेवोल्यूशन पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वर्क डन जो होता है F डॉट ds होता है, ds cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब भी वो मास मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है और आपका बिकॉज रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस का जो कंपोनेंट है और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हमेशा देखिए परपेंडिकुलर बना रहा है। तो परपेंडिकुलर बनने की वजह से वहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट on the application of force would be 0 if the displacement of the object is positive, neutral, 0 या negative। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, या फिर अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो एंगल को हम लोग 0 ही मानते हैं। एंगल अगर नहीं दिया हुआ तो एंगल 0, तो एफ एस होता है। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉस एस होता है। तो क्योंकि फोर्स बोला है गया कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स वुड बी 0 इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोला गया कि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो वर्क डन 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो किस केस में हो सकता है, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास सेम होगा, वेट वेरी करेगा, या दोनों ही सेम होगा, या फिर दोनों ही वेरी करेगा। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो ये बात याद रखने के मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वेरी नहीं करता, वेट वेरी करता है। ठीक है, मास जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि मास का मतलब होता है कि उस मैटर में, उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, वो होता है मास। लेकिन अगर बात करें हम लोग वेट की, तो वेट क्या होता है, जो मास है वो, या एक्चुअली कितना मैटर है वो, इनटू एक्सेलरेशन, उस पर कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो होता है वेट। ठीक है, तो मास हमेशा सेम रहता है, वेट जो होता है जी के अकॉर्डिंग, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। जैसे आसमान पे, चांद पे जी का वैल्यू कम है तो वहाँ पे वेट भी कम होगा। ठीक है, लेकिन मास आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वेट वेरी कर सकता है लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चलिए कोई नहीं, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है CnH2n। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आपका। ठीक है, अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन्स का फार्मूला होता है CnH2n, अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड
decrease as we move towards the end of the solenoid, increase as we move towards the end of the solenoid, is zero along the axis of the solenoid, is same at all points inside the solenoid. ठीक है, एक करंट कैरिंग सोलेनाइड है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है, तो हो जाएगा इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो एक आइडियल सोलेनॉइड की बात करें कि आइडियल सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, सेम होगा अंदर की ओर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस एन एग्जांपल ऑफ बोथ कम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो एक तो समझ में आया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो पहले तो ये समझ में आ गया कि कम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कम्बिनेशन के साथ ये भी दिया हुआ है एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होगा तो वो इंडोथर्मिक होगा तो हीट लेगा, एक्सोथर्मिक होगा तो हीट रिलीज़ करेगा। अब डिपेंड करता है कि आपको रिएक्शन के बारे में क्या पता है, तभी कर पाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोले थे हम लोग, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोले थे। तो क्विक लाइम जब वाटर में कंबाइन होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज़ करता है। तो हीट रिलीज़ का मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कम्बिनेशन तो हो ही रहा है और एक्सोथर्मिक भी हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन टाइम रिलेशन, इनमें से कौन सा है जो कि मोशन टाइम रिलेशन बतलाता है हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन का? ठीक है, तो एक तो फार्मूला ये होता है कि v बराबर u प्लस ए टी, एक ये होता है इस बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर 2as। ठीक, तो ये तो सी नंबर तो ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, u बराबर v प्लस ए टी नहीं होता है। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो टाइम और मोशन को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। देखिए, ठीक है, मोशन और टाइम जो रिलेशन बतला रहा है वो पहला वाला ही बतला रहा है, जिसको हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसे भी ऑप्शंस आएगा आपको कि कौन सा ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि मोशन और टाइम के रिलेशन को बतलाता है, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब आपको रिकॉल करना है और इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला वाला इक्वेशन है वो किस किस का रिलेशन बताता है और थर्ड वाला जो है वो किस किस का रिलेशन बताता है, ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाट आर सिलियोज एंड ग्रेनरीज, सिलियोज और ग्रेनरीज क्या होता है? दीज आर मेटालिक बीन्स फॉर स्टोरेज, यूज ऑफ नीम्स टू प्रोटेक्ट द ग्रेन, दीज आर लार्ज स्केल godowns for storage of grains and protect them from the insects, rats and other pests. These are wayside storage bin. silos और granaries क्या होते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा these are large scale godowns। ये जो है लार्ज स्केल गोडाउंस होते हैं जहाँ पे ग्रेन्स को वगैरह को स्टोरेज करके रखा जाता है और इंसेक्ट से बचाया भी जाता है। ठीक है, when a magnet is sliced transverse to the length into two parts, then the pole strength remains ... and the length is reduced to। ठीक है, यहाँ पे दो कंसेप्ट है, एक होता है जो मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है उसको ट्रांसवर्सली काट रहे हैं, और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनली काट रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या चीज़ में चेंज आएगा? ठीक है, तो ट्रांसवर्स टू द लेंथ, लेंथ से ट्रांसवर्सली अगर काट रहे हैं इक्वल पार्ट्स में तो पोल का स्ट्रेंथ क्या बढ़ जाएगा, घटेगा या सेम रहेगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसको, जब हम लोग ट्रांसवर्सली काटते हैं ना तो उसका लेंथ में चेंज होता है, लेंथ हाफ हो जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्सली काटे तो उसका लेंथ तो हाफ हो गया, लेकिन जो मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ है वो रिमेन्स सेम, यानी कि अनचेंज हो जाएगा, यानी वो सेम ही रहेगा, जैसा था पहले वैसा ही रहेगा। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा, लेंथ हाफ हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे देखिए
और एक है, अगर ये हो जाता, क्या बोलते हैं, अगर इसको ट्रांसवर्सिकली नहीं काट के उसके लेंथ के एलोंग काटते, तो लेंथ ये है, ये पूरा लेंथ है, ठीक है, लेंथ के एलोंग में काट रहे हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है, लेंथ के एलोंग काट रहे हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनली अगर काट रहे हैं तो उसका जो पोल स्ट्रेंथ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लेंथ तो सेम ही रहेगा, ठीक है, और पोल स्ट्रेंथ जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बोला है, दिस वुड ओनली हैपन इफ़ यू कट द मैग्नेट बोथ अच्छा सॉरी, कि ये इसको पहले समझ लीजिए कि जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो जो लेंथ है वो सेम ही रहता है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ जो है वो आधा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको दोनों तरह से काट दें, ट्रांसवर्सली भी काट दें, किधर गया, ठीक है, ये ऐसे भी काट रहे हैं और ऐसे भी काट रहे हैं, दोनों तरफ से मैंने 4 टुकड़ा बना दिए, तो उसमें क्या होगा, दोनों ही पोल स्ट्रेंथ भी घटे आधा हो जाएगा और आपका लेंथ जो है वो भी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट आपको याद रखना है। द डॉट डॉट रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी टू स्प्लिट द रिएक्टेंट, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है रिएक्टेंट को अगर स्प्लिट कराना चाहते हैं तो उसको एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कम्बिनेशन में तो कंबाइन होता है, यहाँ पे स्प्लिट होने की बात कर रहा है, यानी टूटने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, स्प्लिट होता है और हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो रिक्वायर्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी, यानी कि इनपुट ऑफ एनर्जी इंडोथर्मिक होगा ना एक्सोथर्मिक होगा, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। चार्ल्स लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टाइम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ किस किस का रिलेशन बतलाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना पड़ेगा, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है और गैलेजाक लॉ है, ठीक है। ये 3 लॉ है जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, ये तीनों लॉज की शुरुआत होती है आइडियल गैस इक्वेशन से, पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, देखिए चार्ल्स का सी लिए हैं और पी का प्रेशर लिए, ठीक है, प्रेशर का पी लिए, यानी कि चार्ल्स लॉ में सी पी होता है। सी पी का मतलब क्या होता है, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में बेटी, ठीक है, बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में सी पी, बॉयल्स लॉ में बेटी, बी फॉर बॉयल्स और टी फॉर बोले तो टेम्परेचर, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट। अब जैसे ही प्रेशर पहले चार्ल्स लॉ की बात करते हैं, प्रेशर जैसे ही कांस्टेंट रख लिए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। और अगर बॉयल्स लॉ की बात करें जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आ जाइए यहाँ पे, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों तो कांस्टेंट पहले से ही था, तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बोले हैं कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच गया, देखो पहले पहले प्रेशर कांस्टेंट आ चुका है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट आ चुका है, ये एन और आर तो कांस्टेंट है ही, सिर्फ बचा वॉल्यूम। जिस टाइम गैलोजाक लॉ जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट करता है, और जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट करिएगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। तो ये तीनों ही जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलोजाक लॉ, ठीक है। तीनों ही याद रखना आपको आइडियल गैस इक्वेशन से। तो चार्ल्स लॉ अभी बात की, चार्ल्स लॉ मतलब क्या होगा, सी पी, चार्ल्स लॉ सी पी, यानी कि सी पी मतलब तो चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा। ए हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने अल्केन, अल्काइन, अल्कीन का फॉर्मूला देखा, वैसे ही यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अल्कीन। सुनिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन, अल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। और डबल बॉन्ड होता है तो सेचुरेटेड हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाता है तो सेचुरेटेड हो जाता है, और ये अनसेचुरेटेड हो जाता है, ठीक है।
तो मैंने एक बार फिर से इसको रिकॉल करा देते हैं आपको कि सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सेचुरेटेड बोलेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे तो अनसेचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में, डबल बॉन्ड होता है अल्केन में, और अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, और अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ठीक है, 1 अर्ग इज इक्वल टू, 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होगा? 10⁻⁷ जूल, 4.2 जूल, 10⁻⁵ जूल या 10⁻7 जूल। ठीक है, तो जूल और अर्ग का रिलेशन ये है, ऐसे करके याद रखिएगा कि जूल बड़ा होता है, अर्ग छोटा होता है। ठीक है, जूल बड़ा होता है, अर्ग छोटा होता है, जैसे मैंने कहा। तो -7 तो नहीं हो सकता है क्योंकि जूल बड़ा होता है, तो 1 अर्ग बराबर ठीक, तो -7 हो सकता है, -5 भी हो सकता है, लेकिन 10⁻+7 नहीं हो सकता क्योंकि जूल बड़ा होता है, अर्ग छोटा होता है। तो सबसे पहले यही तो कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, 1 अर्ग बराबर होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब ग्राम को अगर केजी में बदलिएगा तो 10⁻³ आएगा, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलिएगा तो 10, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या होगा, ये अपने मीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, मेरे से छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर होगा और सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अगर मिला करके देखें तो हम लोग 10⁻⁷ kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। ठीक है, और kg मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 अर्ग बराबर 10⁻⁷ जूल के बराबर होता है। ठीक है, अर्ग जो होता है वो सेंटीमीटर ग्राम माने CGS सिस्टम यूनिट है, और जूल जो है वो SI यूनिट है। Which of the following is not true about sound? The speed of sound is independent of pressure. When sound enters from one medium to another medium, its speed and wavelength changes. The speed of sound is more in humid air. The speed of sound is maximum in gases. क्या होगा? ट्रू, नॉट ट्रू बोला है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन गैस, जो है ये गलत बात है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वो सॉलिड में ज़्यादा होता है, तब लिक्विड में होता है, तब गैसेज में होता है। बाकी ये तीनों ही सही हैं। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब साउंड ट्रेवल करता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन आया हुआ है आपका JEE RRB ही के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि व्हेन साउंड travels from one medium to another medium their speed changes, wavelength changes या frequency changes, इस तरह के ऑप्शंस आए हैं। तो wavelength और speed सेम होता है, frequency change हो जाता है। और ह्यूमिड ईयर की बात करें तो इस पे स्पीड ऑफ साउंड मोर होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड प्रोड्यूस बाय एंट? एंट के द्वारा जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड या एसिडिक एसिड? ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एंट के द्वारा जो एसिड रिलीज किया जाता है उसको मेथानोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करता है वो एक्चुअली उसका वो डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, अब टार्टरिक एसिड की बात करें तो ग्रेप्स में, टेमेरिंड में, बनानाज में मिलता है। ब्यूटरिक एसिड रेनसीड, बटर, चीज़, एनिमल फैट्स में मिलता है। और एसिडिक एसिड जो है ये विनेगर में मिलेगा आपको। इन द इलेक्ट्रोलाइट सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम? इलेक्ट्रोलाइट सेल में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किधर से किधर की ओर होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में अगर हम लोग बोले करंट का फ्लो किधर से किधर होता है तो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, एक्सटर्नली। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे, दो टर्म में आपको कंफ्यूज कराएगा, एक तो कैथोड है, एक एनोड है। एक्सटर्नली है, इंटरनली है। ठीक है, तो सुनिएगा, इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो करंट का, अगर करंट का फ्लो आप पता कर लेते हैं तो वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ जाएगा। ठीक है, वो होता है कैथोड से एनोड की तरफ एक्सटर्नली। तो ये हुआ करंट के हिसाब से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए, एनोड से कैथोड होना चाहिए एक्सटर्नली। एनोड से कैथोड एक्सटर्नली है ही नहीं।
ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है। अब आते हैं इंटरनली की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो करंट का फ्लो इंटरनली होता है वो होता है एनोड से कैथोड की तरफ, इंटरनली एनोड से कैथोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ इंटरनली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो करंट का फ्लो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है एक्सटर्नली, तो अंदर में जस्ट उसका उल्टा। फिर अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का जो होता है करंट का उल्टा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कौन से फेनोमेनन का रिस्पॉन्सिबल होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट ये कहता है कि जब एयर में, ठीक है, एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जब लाइट उससे होकर के गुजरता है ना, तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स टाइनी पार्टिकल्स, यानी सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं, इट बाउंसेस ऑफ देम इन मल्टीपल डायरेक्शन, जिसके वो मल्टीपल डायरेक्शन में बाउंस करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से द मल्टीपल डायरेक्शन डिवीजन मेक्स द इंटायर पाथ ऑफ लाइट बीम विजिबल टू आवर आइज, जिसकी वजह से हम लोग लाइट का जो पूरा पाथ है वो देख पाते हैं। जैसे बहुत बार देखिएगा मॉर्निंग के टाइम पे आपको अगर छोटी सी कहीं छोटी सी जगह से अगर लाइट आ रही होती तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हम लोग को देखने को मिलता है। वो किसकी वजह से होता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, यानी इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखे भी होंगे है ना, लाइट का जो पाथ है वो क्लियरली विजिबल होता है, जैसे इस तरह का यहाँ पे दिखाया गया है। उसी तरह का गाड़ी का जो हेडलाइट्स वगैरह होता है उससे जो रोशनी आ रही होती है वो भी ऐसा ही है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट्स की वजह से होता है। The work done in moving 10 coulomb charge across the potential difference of 5 volt is 20 joule, 2 joule, 50 joule या फिर 5 joules। ठीक है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू वी, या पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमको जो वर्क डन करना पड़ा है वही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसी को अगर सही से लिखें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, यानी कि 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 जूल्स। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज़ नॉट मेटलॉइड्स, इनमें से कौन से मेटलॉइड नहीं है, जेनन, पोलोनियम, टेलोरियम या जर्मीनियम। मेटलॉइड्स का मतलब ये होता है ऐसे मटेरियल जो कि, या ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टी, और कुछ कुछ नॉन मेटल की तरह भी। ठीक है, तो इसका आंसर को तक पहुंचने के लिए हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा नॉन मेटलॉइड्स कौन कौन से, मेटलॉइड्स कौन कौन से। बोरोन है, सिलिकन है, यहाँ पे देख सकते हैं मेटलॉइड लिखा हुआ है, इसमें से बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और एस्टेटिन, और पोलोनियम भी होता है। ठीक है, ये पोलोनियम भी जो है ट्रांजिशन मेटल्स में ही आता है, तो पोलोनियम भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, जेनन हो जाएगा। जेनन क्योंकि नोबल गैस है, नॉन मेटल है। बाकी पोलोनियम, टेरोलियम, जर्मीनियम, ये सब सारा कुछ हम लोग यहीं पे देखें। पोलोनियम है, स्टेटिन है, जर्मीनियम है। ठीक है, तो ये सारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो नॉट मेटलॉइड में कौन हो जाएगा, जेनन। जेनन को देख लीजिए एक बार, एक्सी है ना, यहाँ पे देखिए जेनन जो है कहाँ, ये जेनन जो है वो जो है नोबल गैसेस में आता है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज इन्वेंटेड बाई इन 1913। 1913 में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये हो जाएगा मोस्टली। ठीक है, पहले तो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसके टाइम पे सिर्फ 63 ही, यानी 63 एलिमेंट्स ही नोन थे, और वो उन्होंने जो सजाया था, अरेंज किया था, वो एटॉमिक नंबर मास के अकॉर्डिंग सजाया था। लेकिन अभी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोस्ले वाला पढ़ते हैं, और वो एटॉमिक मास से नहीं, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से उसको सजाया गया है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सा होगा, हेनरी मोस्ले वाला। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, ये तीनों पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल बाई ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी में होता है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, ये इंटरनली होगा। लेंथ होता है और
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्स रिलेशन में आता है और रेजिस्टिविटी और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहले लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है और नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर दिया है। ये रेजिस्टिविटी की ही बात करते हैं क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी होता है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी बॉल weighing 2 kg after it hits a glass ball weighing 5 kg which has a velocity of 3 meter per second before hitting and a velocity of 1 meter per second after hitting the rubber ball। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इट विल रिमेन स्टेशनरी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बोला गया कि दो बॉल था, एक रबर बॉल है और एक ग्लास बॉल है। रबर बॉल स्टेशनरी पे रखा हुआ है जिसका वजन है 2 kg। ठीक है, और एक ग्लास बॉल है जिसका वजन है 5 kg और उसका कुछ वेलोसिटी था। ठीक है, जब ग्लास बॉल और स्टेशनरी बॉल रबर बॉल को जाकर के हिट करता है तो पूछा गया है कि रबर बॉल का वेलोसिटी कितना होगा अगर जो ग्लास बॉल है उसका वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकेंड हो गया है तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पे जो बनेगा वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों ही क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम क्या होता है, एम भी होता है। ठीक है, तो मास ऑफ रबर बॉल एम आर माने हैं और यू आर यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ रबर बॉल वो तो ज़ीरो था। ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से मास ऑफ ग्लास बॉल जी माने एम जी माने हैं और इनिशियल वेलोसिटी ग्लास बॉल का कुछ था, 3 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, उसी तरह से मास ऑफ रबर बॉल मास तो सेम ही रहेगा, बाद कोलिजन के बाद हो कोलिजन के पहले हो मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन स्पीड में चेंज आया। स्पीड में रबर बॉल का अभी निकालना है और ग्लास बॉल का जो स्पीड पहले 3 हुआ करता था वो अभी 1 दे दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकल जाएगा मास ऑफ रबर बॉल वेलोसिटी ऑफ रबर बॉल वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फ्यूज़? फ्यूज़ के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए? थिन वायर, लो रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। थिक वायर, लो रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। थिन वायर, हाई रेजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट। थिक वायर, हाई रेजिस्टिविटी या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़ एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जिसका रेजिस्टिविटी हाई होता है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका कम होता है। ठीक है, और ये पतला सा तार होता है। ठीक है, फ्यूज़ वायर जो है पहले के दिनों में यूज़ होता था, अभी एमसीपी आ गया है। ठीक है, हर घर में। तो फ्यूज़ वायर का जो वायर है वो बहुत पतला होता था, रेजिस्टिविटी हाई होता था और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होता था, ताकि अगर एक्सेस करंट उससे फ्लो हो तो वो पिघल करके गल जाए। ठीक है, क्योंकि और रेजिस्टिविटी हाई इसलिए होता था क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस होगा और हाई अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तो उससे, और हीट होकर के वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो वो जो अदर डिवाइसेस हैं हम लोग के वो सेफ रहेंगे। द फ्लैश ऑफ lightning is seen before the thunderstorm is heard. It verified that sound travel much faster than light. Light travels much faster than sound. Light and sound both travels with same speed. Intensity of flash of light is very high during thunderstorm. क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो ये बोला गया है कि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म में, ठीक है, दोनों में हम लोग को पहले जो है लाइटनिंग दिखता है, बाद में थंडर स्टॉर्म सुनाई देता है, जबकि ओरिजिनेट जो होता है दोनों सेम टाइम पे होता है। इसका कारण यही है कि लाइट जो है बहुत फास्ट ट्रेवल करता है साउंड से, क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड है अप्रॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल? इनकरेक्ट पूछा है। ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। क्या होगा इसका आंसर? इनमें से गलत खोजना है।
ठीक है। ऑल मेटल्स डक्टाइल हो ज़रूरी नहीं है, ब्रिटल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मरकरी की बात करें, मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वो तो डक्टाइल हुआ नहीं। डक्टाइल का मतलब जिसको हम लोग वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर गलत है, मैंने हाँ गलत ही खोजना है, तो 1 तो मिलेगा हमको, 1 और 1, तो ए नंबर नहीं हो सकता है, या तो ए बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। अब देखिए, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कि कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली जो होता है मेटल्स डक्टाइल है, ये पॉइंट सही है, तो 3 नंबर नहीं हो सकता। 3 नंबर कहाँ कहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 3 नंबर डी में है तो नहीं हो सकता है, यानी बी और सी में हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 एंड 4 ऑल मेटल्स आर डक्टाइल नहीं होते हैं। उसी तरह से सेकंड में बोला है ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, ये भी नहीं होता है। और उसके बाद फोर्थ में बोला है सम नॉन मेटल आर डक्टाइल्स, कुछ नॉन मेटल जो होते हैं डक्टाइल्स नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे बोला है डक्टाइल होते हैं बट नहीं होते हैं। ठीक है, मरकरी जैसे लिक्विड की बात करें, मरकरी जो है वो डक्टाइल नहीं होता है। जिंक जो है, जिंक भी मेटल है लेकिन वो ब्रिटिल होता है, डक्टाइल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें नॉन मेटल में, नॉन मेटल में सल्फर और फॉस्फोरस जो है ये ब्रिटिल होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल मेटल नॉन मेटल लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ इज द सिंबल फॉर वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए कौन सा सिंबल होता है? हर्ज, लेमडा, बीटा, अल्फा। तो हर्ज जो है ये तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। लेमडा जो है वेवलेंथ का सिंबल है, लेमडा आप देखे होंगे इस तरह का होता है, लेमडा जो है वेवलेंथ का सिंबल है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस। क्या होगा इसका आंसर? रिफ्लेक्ट सरफेस, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसके सेंटर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, बहुत लोग जल्दी में ये क्या करते हैं, अच्छा वो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर है, अच्छा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार देते हैं। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर मांगा है। स्फेरिकल मिरर का अगर सेंटर पूछता तो वो हो जाता सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन बोला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर, तो वो क्या होगा? पोल होता है वो। ठीक है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का वो है, सेंटर है, लेकिन बोला कि अगर बोलेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर तो वो पोल होगा। ए साउंड सोर्स सेंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 हर्ज एंड 3 मीटर वेवलेंथ, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड? तो स्पीड ऑफ साउंड या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल टू एन लेमडा। एल क्या है? फ्रीक्वेंसी है और लेमडा वेवलेंथ है, v क्या है? स्पीड ऑफ। ठीक है, तो n दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 400 और वेवलेंथ दिया हुआ है 3, तो वेलोसिटी निकल जाएगा 1200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एंटा एसिड सब्सटेंस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इन स्टमक इज कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लूनर कॉस्टिक। ठीक है, तो बोला गया कि इनमें से कौन सा एंटा एसिड है जो कि अगर पेट में एसिडिटी बन जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं? कॉस्टिक सोडा का, कॉस्टिक पोटास का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या लूनर कॉस्टिक का। ठीक है, एसिडिटी अगर पेट में होता है तो हम लोग को बेस का ज़रूरत है, यानी एंटा एसिड जो होता है वो क्या होता है? बेसिस होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह का वीक बेस है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पेट में एसिडिटी बोलते हैं हम लोग, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो गया है या बन गया है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग लेते हैं और पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना हुआ है तो वो क्या करता है? मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है और वाटर बनाता है, जिसकी वजह से जो हम लोग को एसिडिटी फील हो रहा था या हार्टबर्न फील हो रहा था या इनडाइजेशन फील हो रहा था, वो क्या हो जाता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ टू बॉन्डेड
atoms in a molecule, equilibrium distance between the inner shell of two bonded atoms in a molecule, equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule, या none of the above. बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ठीक है, कर लिया होगा आपने. तो बॉन्ड लेंथ जो होता है एक्चुअली दो जो एटम है, ठीक है, दो जो एडजेसेंट एटम है उसके जो न्यूक्लियस है उन दोनों के बीच में जो दरमियानी दूरी होता है, यानी कि दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस का सेंटर से लेकर के दूसरे न्यूक्लियस का सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. यहाँ पे दिखाया भी गया है. ठीक है, दो एटम है, उस दोनों का एटम का जो सेंटर में न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, वो बॉन्ड लेंथ होता है. The dot is the most common unit for measuring ozone concentration. Chan, Rod, Institute Mile या Dobson. ओजोन कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए जो यूनिट का यूज़ करते हैं वो कौन सा है? ठीक है, तो वो हो जाएगा डॉप्सन. ठीक है, यानी कि ओजोन लेयर का अगर थिकनेस पता करना है, कंसंट्रेशन पता करना है, तो उसके लिए यूनिट होता है डॉप्सन. डॉप्सन का मतलब क्या होता है तो सुनिएगा. डॉप्सन यूनिट कॉरस्पॉन्ड टू ए लेयर ऑफ प्योर ओजोन दैट वुड बी 0.01 मिलीमीटर्स थिकनेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, वन डॉप्सन मतलब क्या होगा, 0.01 मिलीमीटर थिकनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स. बोरेक्स का करेक्ट कंपोजिशन क्या है? बोरेक्स का अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बना सकते हैं. सोडियम बोरोन मैग्नीशियम हाइड्रोजन, सोडियम बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, पोटेशियम बोरोन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सोडियम बोरोन नाइट्रोजन हाइड्रोजन. ठीक है, तो बोरेक्स में ये तो दिख रहा है कि हम लोग को हर जगह बोरोन दिख रहा है. ठीक है, तो बोरेक्स में सबसे पहले बोरोन आया, उसके बाद सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. तो बोरेक्स का पहले फॉर्मूला जानते हैं. बोरेक्स एक्चुअली ऑफिशियल नेम बोलिए, केमिकल नेम होता है, वो होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट. तो देख लीजिए, सोडियम टेट्राबोरेट और सोडियम टेट्राबोरेट और डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10H2 है तो डेकाहाइड्रेट हो जाएगा. ठीक है, इसको स्ट्रक्चरली अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा Na2B4O5 का OH का होल ट्वाइस और 8H2O. ठीक है, यानी कि अगर स्ट्रक्चरली लिखें तो 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ऐसे ही लिखें तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, इसको सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, यानी सोडियम भी है, बोरोन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है. ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसको एक जगह कर लिए होंगे और काउंटिंग करना है आपने कितने सही किए. इफ़ 7 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए ब्रिक एंड इट मूव्स थ्रू 5 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन? 25 जूल, 40 जूल, 35 जूल, 35 अर्ग. ठीक है, तो क्योंकि फोर्स जो है न्यूटन में दिया हुआ है, वर्क डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर का दिया हुआ है, इसलिए वर्क डन जो होगा जूल में आएगा. तो वर्क को तो अर्ग तो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे. और मैंने कहा था कि 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है. ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? F.ds होता है. ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, मैंने लिखा भी नहीं है क्योंकि F/S होता है. वर्क डन जो होता है F/S यानी 7×5 होता है, 35 जूल हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किया और आपको बताना है 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए. और मैंने बीच बीच में जो 1-2 क्वेश्चंस पूछे हैं उसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप चाहें तो RRB JEE के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या रेलवे के लिए. ठीक है, और आप नेक्स्ट अगले वीडियो भी देख सकते हैं. अगले प्लेलिस्ट को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए. ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के खोज सकते हैं आपके जो रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.